2014 में आपने एक लिस्ट निकाली थी देश के सबसे करप्ट पॉलिटिशियंस की। 2014 की जो लिस्ट है उसमें कपिल सिब्बल, ए राजा, मायावती, मुलायम सिंह, पी चिदम्बरम, एम के अलागिरी, प्रफुल्ल पटेल, अनंत कुमार, ये लिस्ट आपकी थी। इनमें से ज्यादातर लोगों के साथ आजकल आप ऐसे खड़े होते हैं हाथ से हाथ मिला के। देश की मजबूरी है, बीजेपी को हराना जरूरी है। देश की मजबूरी है करप्ट लोगों के साथ अरविंद केजरीवाल खड़े हों। कुछ भी करो लेकिन मोदी और अमित शाह की जोड़ी को हराना जरूरी है। कि इतनी डेस्पिरेशन है कि बस मोदी को हरा दो, हम करप्ट लोगों के साथ समझौता करने को तैयार। ये तो हाल हो गया हमारे देश का कि सिर्फ एक सिंगल पार्टी को हराने के लिए सारा करप्ट पॉलिटिशियन का ग्रुप एक साथ आ रहा है। और ऐसा हम नहीं, ऐसा केजरीवाल जी कह रहे हैं। पहले वो सारी पार्टीज को कहते हैं, एक लिस्ट निकालते हैं कि भैया ये सारे लोग करप्ट हैं। उसके बाद बीजेपी को हराने के लिए उन सारे लोगों के साथ एक अलाइन बनाते हैं, गुट बनाते हैं। और जब उनसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि भैया आप करप्टों के साथ क्यों जा रहे हो, तो कह रहे हैं मजबूरी है, बीजेपी को हराना है। अब आप खुद सोचो, जहां पर जिस देश में पॉलिटिकल पार्टीज का एजेंडा सिर्फ एक दूसरी पार्टी को हराना है, उस देश में विकास कैसे होएगा। आपके लिए लालू यादव जो भ्रष्टाचार चारा घोटाला में लिप्त थे, उनसे गठबंधन जरूरी है। शरद पवार उनके साथ बैठ के करप्शन जरूरी है। आप मीटिंग छोड़ के भागना चाह रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी। आप अरविंद केजरीवाल जी मीटिंग छोड़ के भाग रहे हैं। फिर मत भागिए, महिलाओं के इशू पे जवाब दीजिए अरविंद केजरीवाल जी। भागिए मत अरविंद केजरीवाल जी, भागिए मत अरविंद केजरीवाल जी, भागिए मत अरविंद। अगर ये बात करते कि भी हमें डेवलपमेंट करनी है इसलिए हम बीजेपी को हटा रहे हैं, या बीजेपी ये पर्टिकुलर काम नहीं कर रही है इसलिए हम बीजेपी को हटा रहे हैं, नहीं, ऐसा कोई एजेंडा नहीं है। अगर आप किसी भी इन विपक्ष पार्टियों से पूछो कि भैया आप साथ में क्यों, बकायदा इन लोग की मानसिकता एक दूसरे से बिल्कुल नहीं मिलती। और ये देश के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अगर एक पार्टी में ऐसे कई सारे लोग रहे जिनकी मानसिकता अलग है, तो देश का विकास किस अंधेरे में जा सकता है वो तो आप सोच ही सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेफिनेटली सी बात है, कोई भी पार्टी परफेक्ट नहीं होती है। और बीजेपी में एक क्या, कई सारी कमियां हैं जो कोई दूसरी पार्टी चाहे तो वो खत्म कर सकती है। लेकिन विपक्ष का कोई भी चेहरा आज साफ नहीं है। बीजेपी के अलावा कौन हो सकता है विपक्ष में, कोई भी श्योरिटी नहीं है। अगर आज लोगों से पूछोगे तो लोगों के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। क्या लोग खुश हैं बीजेपी से? कुछ लोग कह रहे हैं ठीक है, उनके लिए बीजेपी एक अच्छी गवर्नमेंट है। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं यार, बीजेपी में कई सारी प्रॉब्लम्स है, ये कुछ इन पर्टिकुलर इशू को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव नहीं रहती है और उनके डिसीजन उतने ज्यादा तेज नहीं रहते। जैसा भी अभी हमने मणिपुर वाली वीडियो में बात की, वहां पर भी देखा आपने कि किस तरीके से चीजें चली। वहां पर अगर कोई और गवर्नमेंट होती तो बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिलता। सीधी सी बात है, हमने भी उस पर वीडियोस बताई और कहा कि बीजेपी शुड रिजाइन फ्रॉम मणिपुर। मैं ये नहीं कह रहा बीजेपी पूरे देश से हट जाए, बट एटलीस्ट मणिपुर से उन लोगों को रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि ना ही वहां पर वो मैती हिंदुओं को सेव कर पा रहे हैं और ना ही वहां पे जो उनका कुकी समुदाय है उन लोगों को सेव कर रहे हैं। मैं वहां पे किसी समुदाय के साथ नहीं था, मैं मणिपुर के साथ था कि भैया वहां पर बीजेपी किसी को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है, इसलिए उन्हें वहां से रिजाइन कर देना चाहिए। लेकिन जब हम बात आते हैं पूरे देश में, तो ये सारे लोग जो हमारा चेहरा है विपक्ष का, वो बिल्कुल भी साफ नहीं है। इसलिए लोगों के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। बीजेपी नहीं तो कौन? अगर आप बीजेपी को वोट नहीं दोगे तो किसको वोट दोगे? कांग्रेस को, जहां पर राहुल भैया की खुद अभी तक श्योरिटी नहीं है कि वो जवान है या बुढ़ा गए, या फिर चाचा नीतीश कुमार को जिताएंगे जिन्होंने बिहार के हालात खराब कर रखे हैं। बिहार को बर्बाद करने के पीछे कहीं ना कहीं इन्हीं की गवर्नमेंट के हाथ है। अगर कोई रिपोर्टर बहुत ज्यादा अच्छा रिपोर्टिंग करता है तो वो आपको जेल में मिलता है, अगर लोग आवाज उठाते हैं तो उन्हें दबा दिया जाता है। जरा इनका एक इंसिडेंट सुनिए। इन्होंने शराब बैन करवा दिया बिहार में। कितना अच्छी बात है कि भैया शराब को बिहार में बैन करवा दिया गया। अब जरा शराब के पीछे का कॉन्सेप्ट समझते हैं। कोई भी स्टेट जब शराब को बेचता है तो उससे बहुत ज्यादा मात्रा में वो टैक्स लगाता है, जिसकी वजह से सरकार पर बहुत तगड़ा मुनाफा आता है और उस पैसों से सरकार सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है। अब आप कहोगे कि भैया एक तरह शराब को बढ़ावा देना और सोशल वेलफेयर करना दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। आप शराब बंद कर दो, सोशल वेलफेयर अपने आप ही हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है बात। लेकिन अब आते हैं बिहार में। इन्होंने क्या किया? शराब बैन कर दिया। इसके वजह से सरकार के पास जो मुनाफा आ रहा था, जिससे सरकार डेवलपमेंट का काम कर सकती थी, वो नहीं हो रहा है। लेकिन क्या शराब बिकना बंद हुई बिहार में? बिल्कुल नहीं, दबा के बिक रहा है शराब। हर घर में पहले जो आपको लोगों को जाना पड़ता था शराब लेने के लिए, अब एक कॉल पे शराब घर पर आ जा रही है। इतना आसान है बिहार में शराब लेना। पहले ज्यादा मुश्किल था। जब शराब बिहार में बैन नहीं थी तो शराब खरीदना मुश्किल था, क्योंकि घर से निकलना पड़ता था, पैसे लेने पड़ते थे, वहां जाना पड़ता था, शराब लेके घर आना पड़ता था। आज और आसान हो गया, बस एक कॉल करो। बहुत सारे डीलर हर जगह पर बिहार में आपको मिलेंगे, वो आपके घर तक बकायदा आके होम डिलीवरी करके जाएंगे शराब की। और बिहार में शराब बैन है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अब इससे लोगों का क्या नुकसान हुआ? क्योंकि शराब बिकना तो बंद नहीं हुई,
सोशल वेलफेयर तो नहीं हुआ बिहार में, कोई डेवलपमेंट का काम तो नहीं हुआ, क्योंकि शराब से जो टैक्स आता सरकारी खजाने में जाता। लेकिन शराब बैन है तो सरकार तो मान ही नहीं रही कि वहां शराब बिक रहा है, लेकिन शराब बिक रहा है। अब मैं कोई रिपोर्ट पढ़ के ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद बिहार से हूँ और ये मेरी आंखों देखिए कि बिहार में शराब लेना बहुत आसान है, खुलेआम शराब मिल रहा है। और अब इससे नुकसान लोगों का क्या है? शराब बिक रहा है, जहरीला शराब बिक रहा है, क्योंकि पहले थोड़ी ब्रांडेड कंपनीज की अल्कोहल आती थी तो एटलीस्ट वो कम नुकसान पहुंचाती थी। अब क्या, जो कच्ची शराब है, जो जहरीली शराब है, वो बहुत ज्यादा मात्रा में बिकने लगी, जिससे लोगों की बहुत जल्दी डेथ हो जा रही है। उसके अलावा शराब तो अभी भी बिक रहा है, पैसा तो अभी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के पास जा ही रहा होगा। ऐसा तो नहीं कि शराब बिक रहा है तो गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं जा रहा होगा। जब शराब बैन नहीं था तो उसपे लगने वाले टैक्स की वजह से पैसा जाता था सरकारी खजाने में, खर्च होता था लोगों के डेवलपमेंट पे। शराब आज भी बिक रहा है, लेकिन शराब तो ऑब्वियसली बैन है ना, तो सरकारी खजाने में पैसा नहीं आ रहा, नेताओं की जेब में पैसा जा रहा है। ये हालात है बिहार के। तो आप भूल ही जाओ कि नीतीश कुमार एक विपक्ष के अच्छे चेहरे हो। नीतीश कुमार जो है प्रधानमंत्री बनेंगे, मंत्री बनेगा, कह दियो सकते हैं। तो ये लोग पीएम किसको बनाएंगे भाई? अगर कल गए ये लोग जीत भी गए, राहुल गांधी जी को बनाएंगे, नीतीश कुमार जी को बनाएंगे शराब वाले को, या फिर अखिलेश जी को बनाएंगे, ममता बनर्जी जी को बनाएंगे। जहां पर बंगाल में अगर एक चुनाव कराया जाता है इस छोटे लेवल का, पंचायती लेवल का, तो कितने लोगों की डेथ हो जाती है, कितने दंगे हो जाते हैं। ये हालात है डेमोक्रेसी के बंगाल में। समस्या हर जगह है। मैं कभी भी ये नहीं कह रहा, मैं इस वीडियो से बीजेपी को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन विपक्ष के हालात बहुत खराब है। एक अच्छी डेमोक्रेसी वहीं होती है जहां पर विपक्ष मजबूत होता है, और हमारे यहाँ विपक्ष के क्या हालात हैं वो आप देख ही सकते हैं। अगर विपक्ष में कोई चेहरा थोड़ा सा मजबूत है तो वो है हमारे केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी। अगर इन विपक्षों में देखा जाए तो थोड़ा जो मजबूत चेहरा मुझे लगता है वो आम आदमी पार्टी लगती है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे सही काम किए, अच्छे फैसले बिल्कुल लिए हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। केजरीवाल सरकार में एजुकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। अगर आप दिल्ली में हैं, आप आके देखिए दिल्ली के स्कूल के हालात बहुत ज्यादा बदल गए हैं, एंड अदर पार्टी शुड लर्न फ्रॉम देम। अगर हम बीजेपी की बात करें, उनको भी इनसे बहुत ज्यादा सीखना चाहिए, क्योंकि जस्ट हरियाणा और दिल्ली अगल बगल है। आप हरियाणा की एजुकेशन सिस्टम देख लीजिए, एकदम बदतर से बदतर हालात हैं, रोडों के हालात बदतर हैं। अब क्या ही कहें हरियाणा के बारे में। बीजेपी की सरकार है खट्टर साहब की, हरियाणा में हालात स्कूलों के बद से बदतर, अगर आप कंपेयर करोगे दिल्ली के साथ। अब ये मत कहना कि भैया दिल्ली कैपिटल है, फंड मिलता है ना, हरियाणा की पॉपुलेशन ज्यादा है ना, ज्यादा फंड मिलता है ना, लेकिन हालात बहुत खराब है। लेकिन अगर बात करें आम आदमी पार्टी के अंदर आने वाले स्कूलों की, उनकी जो कंडीशन है वो मेरे सामने बदली है। मैं सामने उन स्कूलों में पढ़ा हूं, मैं खुद दिल्ली के स्कूलों में पढ़ा हूं। जब यहाँ पर केजरीवाल की सरकार नहीं थी तब भी मैं दिल्ली की स्कूलों में था, जब केजरीवाल की सरकार आई तब भी मैं दिल्ली की स्कूल में ही पढ़ रहा था। तो मुझे वो डिफरेंस पता है कि किस तरीके से दिल्ली के स्कूलों में बदलाव हुए हैं। आज दिल्ली के स्कूलों के हालात एकदम बदल गए। लेवल एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन टोटली चेंज इन द स्कूल ऑफ दिल्ली। अब दिल्ली स्कूलों में इस तरीके से चेंजेस आए हैं, यानी कि फैसले अच्छे लिए गए हैं, यानी कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार एजुकेशन के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन यहां भी कई सारी समस्याएं हैं। पहले आपने जो वीडियो देखी, फिलहाल साहब क्या कहते हैं, एक करप्ट लोगों की लिस्ट निकालते हैं कि मायावती जी, अखिलेश यादव जी, बीजेपी के बहुत सारे जो नेता हैं, ये सारे बहुत करप्ट लोग हैं। ये दिल्ली सरकार लिस्ट निकालती है और बाद में दोनों हाथ उठा के इन लोगों के साथ इंडिया करके एक अलायंस बनाती है और बीजेपी के खिलाफ लड़ती है। आप खुद ही सोचिए कि किस तरह का दोगलापन है कि आप पहले खुद ही कहते हैं कि भैया ये सारे लोग करप्ट लोग हैं, और फिर इन्हीं के साथ बाद में जाके आप पार्टी बनाते हैं और कहते हैं कि हमारा मकसद सिर्फ बीजेपी को हराना है। यानी कि आज आप करप्ट लोगों के साथ मिले हो आपके अनुसार कि बीजेपी को हराना है। कल के अगर मान लीजिए बीजेपी नहीं आ रही, जो मोस्टली मुझे भी लगता है कि 2024 में ऐसा कुछ लगता नहीं कि बीजेपी हारेगी इन लोगों से, मान लीजिए नहीं आ रही, फिर तो आप आतंकवादियों के साथ भी मिल जाओगे, क्योंकि इसमें ईमान तो आपका कुछ है नहीं। आज आप करप्ट लोगों के साथ मिल रहे हो जस्ट बिकॉज आप बीजेपी को हराना चाहते हो, कल आप आतंकवादियों के साथ मिल जाओगे, खालिस्तानियों के साथ मिल जाओगे। कहोगे क्यों? जब जनता पूछेगी क्यों मिले भैया आतंकवादियों के साथ, तो कहेंगे बीजेपी को हराना था। डेवलपमेंट कैसे होगा पता नहीं, कैसे काम होगा पता नहीं, बीजेपी को हराना है, किसी के साथ भी मिल जाएंगे। ये है केजरीवाल जी। दिल्ली की खासियत तो आपने जान ली, लेकिन समस्याएं भी बहुत हैं, जैसे फ्रीबीज, चीजें फ्री में बांटना। आप कहोगे भैया तुम्हें नहीं मिल रही इसलिए आपको लग रहा है कि फ्री में बांटना गलत है। सही नहीं करा पा रहा, खाली बातें लंबे लंबे करता है, ये कर दूंगा, पानी फ्री, बिजली फ्री, बाकी करना धरना उसको कुछ भी नहीं है, खाली बातें।
मानता हूं कि आप बहुत ज्यादा ऑनेस्ट हैं, ये पैसा आपने बिल्कुल भी यहां वहां से नहीं उठाया, लोगों से लिया, लोगों पे खर्च कर रहे हो। बट लोगों पे खर्च करने का तरीका तो थोड़ा बदलो। लोगों को फ्री इलेक्ट्रिसिटी देना कहीं से भी सही नहीं है। आप लोगों को इस तरीके से अर्थव्यवस्था दो कि वो उतना पैसा खुद कमा सके। या 200-300 रुपए बिजली का बिल क्या आप खुद नहीं भर सकते महीने का? लोग भर लेंगे, आप उसे फ्री देना बंद करो। उस पैसे को आप यमुना क्लीनिंग पे खर्च करो। यमुना के हालात देखे आपने दिल्ली में, बद से बदतर है। अगर आप एक यमुना नदी में नहाते हो, इससे अच्छा आप अपने घर के गटर में नहा लो, वो ज्यादा प्योर है। इससे ज्यादा गंदे हालात है यमुना के, क्योंकि यमुना नदी में सबके गटर के पानी जा रहा है, कंपनियों का गंदा केमिकल जा रहा है। आप उसमें नहा के इतनी बीमारियां लेकर आओगे जितनी आप सोच भी नहीं सकते। ये हालात है दिल्ली में यमुना नदी के। और फिर ये यमुना नदी यहाँ से होते हुए यूपी जाती है और फिर वो गंदगी बढ़ती जाती है। अदर स्टेट में भी हालात कोई अच्छे नहीं है, बट अगर अभी हम दिल्ली की बात करें तो पहले वहीं की बात करते हैं। उन पैसों से जो इलेक्ट्रिसिटी लोगों को फ्री दी जा रही है, उससे क्या वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाए जा सकते? दिल्ली में कितने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, और जितने हैं उसमें से कितने सही से काम करते हैं, कितनी ईमानदारी से काम करते हैं, उसमें कितना वाटर प्योरीफाई होता है? कुछ डेटा है? अगर डेटा है तो आप देखिए, हमें मत दिखाइए, क्योंकि आप देखो तो आपको पता चलेगा कि यमुना के हालात क्या है, किस तरीके से वाटर पॉल्यूशन हो रखा है, कितने आपने पैसे कंपनियों से ले रखे हैं ताकि वो बिना वाटर ट्रीट किए डायरेक्ट पानी नदियों में मिलाती है। आपको मैं करप्शन का एक तरीका बताता हूँ। एनवायरमेंटल रूल है कि अगर कोई कंपनी गंदा पानी नदियों में मिलाती है तो उससे पहले वो वाटर को ट्रीट करेगी, एक तरह का फिल्ट्राइजेशन करेगी। मान लेते हैं कि 10 कंपनियां, उसे पानी फिल्टर करने में 10 लाख का खर्चा आता है। अब पता है क्या होगा? 2-3 लाख रुपए चुपचाप नेताजी की जेब में डाल दिए जाएंगे। नेताजी का भी फायदा, 3 लाख रुपए है। कंपनीज का भी फायदा, जहां 10 लाख रुपए खर्च हो रहे थे वहां 3 लाख में काम हो गया, 7 लाख का फायदा। नुकसान किसका? लोगों का। भैया ये सब भी तो चल रहा है ना हमारे दिल्ली में, तो इन चीजों को भी देखो। और बाकी जो बात करते हैं अलायंस बनाने की, अभी मैंने हर पार्टीज के बारे में बात की, इंक्लूडिंग बीजेपी कंडीशन इन मणिपुर। बहुत सारी समस्याएं हैं नेताओं के साथ, लेकिन आप सिर्फ इसलिए अलायंस बना रहे हो कि आपका टारगेट बीजेपी को हराना है। बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि आप अलग मानसिकता के लोग एक साथ आओगे, देश के लिए कुछ भी अच्छा काम नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ केजरीवाल जी आए, फुल बहुमत के साथ आए सेंट्रल गवर्नमेंट में, लेकिन बहुमत के साथ जब आप आओगे तो आप अपने हिसाब से चलाओगे, वो ठीक है। लेकिन जब आप सारे मिलकर आओगे तो चलेगी तो किसी की नहीं, जेब सबकी भरी जाएगी। तो ये हालात है फिलहाल देश के। बाकी आगे क्या होता है वो देखेंगे। और मुझे नहीं लगता कि बीजेपी हारने वाली है 2024 में। ये मैं बीजेपी की साइड हूं इसलिए नहीं कह रहा हूँ। कंडीशन देखो विपक्ष की, ये अभी 2024 के चुनाव तक साथ टिक जाए वही बड़ी बात है। और अगर कहीं गवर्नमेंट बन भी जाती है तो 6 महीने से ऊपर गवर्नमेंट नहीं चल पाएगी। 6 महीने के अंदर अंदर ये लोग गवर्नमेंट को बंद कर दें, 6 महीने के अंदर अंदर गवर्नमेंट गिर जाएगी, दोबारा से चुनाव कराने पड़ेंगे, देश के लोगों का पैसा खर्च होगा। क्यों बर्बाद करने पे तुले हो देश को? अच्छे डिसीजन लो। आपने बहुत सारे डिसीजन अपने स्टेट में अच्छे लिए हैं, कई सारे खराब डिसीजन लिए हैं, इंक्लूडिंग ऑल पार्टीज, बीजेपी, केजरीवाल जी की पार्टी, ममता जी की पार्टी, अखिलेश यादव जी की पार्टी, और भी पार्टीज हैं। सबके हालात वैसे ही, सबके हालात खस्ता। बाकी विपक्ष में कैसा अच्छा चेहरा होगा, बुरा चेहरा होगा, मजबूत चेहरा होगा, ये तो देखते हैं आने वाले समय में।